नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 22 अगस्त 2023 और आज जो है आपका ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और कंप्यूटर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न लगभग यहाँ पे ओरिजिनल वाली लेकर के आ गया हूँ। ये जो बच्चा प्रश्न भेजे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे टेलीग्राम का कटिंग देख रहे होंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है लगभग ऑप्शन सहित भेजे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इससे क्या होती है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको जो है हेल्प मिल जाती है और इसकी हेल्प आप समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज के सेकेंड शिफ्ट में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछे गए थे, थिगमे पाबू लद्दाख में प्रचलित है, यह क्या है? तो थिगमे पाबू जो है ये लद्दाख के अंदर महिलाओं को पहनने वाली एक जूती होती है। ठीक है, तो महिलाओं का जो जूता है या फिर इसे हम जूती कह देते हैं, तो ये आपका थिगमो पाबू है जो आपके लद्दाख में विशेष रूप से बनाई जाती है और प्रचलित है। इसके अलावा बाजूबंद ये आपका गोवा में पाई जाती है। गोवा के अंदर एक पेय पदार्थ है, फेनी इसका नाम है। लोग तारी के जैसा इसे गोवा के अंदर पीते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फेनी एक पेय पदार्थ है जो गोवा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेठा का नाम आपने सुना होगा, ट्रेन वगैरह में भी बिकते रहता है, व्हाइट कलर का, है ना। तो ये पेठा क्या है, हम लोग इसे गांव घर में मुरब्बा बोलते हैं, लेकिन आगरा में इसे पेठा बोला जाता है। ये आगरा का पेठा काफ़ी ही मशहूर होते हैं, तो आगरा में पेठा एक खाद्य पदार्थ है मीठा वाला। इसके अलावा चंदेरी साड़ी, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो एमपी के अंदर चंदेरी साड़ी मिलेगा। इसको जीआई टैग भी दिया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जादेरी, नमकटी, ये क्या है? तो तमिलनाडु का साड़ी है, एक प्रकार का पोशाक है। इन्हें भी जीआई टैग के लिए नॉमिनेट किया गया था और मिल भी गया है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो कल्चर है, जो आपका किसी खास रीजन में कोई चीज़ प्रचलित है, ये क्वेश्चन जो है आज दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं आपके ईपीएफओ के एग्जाम में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टेट रिकॉग्नाइज एक्ट 1956 भारत को कितने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में रखा था या बांटा था या फिर डिवाइड करके दिए थे? नहीं, तो ये आपका जो है स्टेट रिकॉग्नाइज एक्ट 1956, वैसे तो पहले 16 किए थे, लेकिन बाद में जब फाइनली डाटा दिए तो इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांटा था। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भारत का जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे? तो आप कहोगे जी सर 14, अभी लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 22 है। सबसे पहले आपको जो है सिंधी भाषा को संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था और वो संविधान संशोधन आपका 21वां था। बाद में आपका 3 भाषा को एक साथ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, उसके बाद 4 भाषा को फिर से जो है संविधान में अटैच किया गया, सबसे लास्ट में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो इस प्रकार से 22 भाषा हो गए हैं। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कमेटी का गठन करने के लिए जो जोर दिया है ना, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए सबसे पहला स्टेप किसने लिया, तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही कमेटी को सिफारिश किया, फिर बाद में एक कमेटी का गठन करवाया, है ना, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, तो यही है राज्य पुनर्गठन आयोग। इनके अलावा आपसे पूछ लिया है कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, हर आदमी का सपना होता है ना। तो ये आपका खड़गवासला पुणे में है, पूना महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। अब आपको नडमा का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो नडमा क्या है? नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो है, ये आपका कहाँ पे है? तो दिल्ली के अंदर है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की भी पूछे जा सकते हैं, ये भी रक्षा से संबंधित है, तो ये भी दिल्ली के अंदर ही है। डीआरडीओ की तो स्थापना भी पूछे जाते हैं भाई, तो 1958 में हुआ था, 1 जनवरी 1958 में। वर्तमान में समीर बी कामत जो है डीआरडीओ के चीफ हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसरो का भी पूछा जा सकता है, तो इसरो आपका बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ साहब इसके चीफ हैं। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी इंदिरा गांधी के समय, 15 अगस्त को। इसके अलावा एनडीए जो है ये किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से तो बता दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो है ताल्लुक रखते हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू जो है, उनके जो है कुलाधिपति कौन है? तो आप बताएंगे शांति श्री धूलपुरी पंडित, है ना, शांति श्री धूलपुरी पंडित, इस प्रकार से
नाम है इनका, है ना। ये ऐसे शख्स हैं जो इन्हीं यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत भी रही और इन्हीं की अभी कुलाधिपति है। क्या गरिमा की बात है भाई। इसके अलावा IMA भारतीय सैन्य अकादमी जो है इनके आपका हेडक्वार्टर पूछ लिया है, तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है इनका मुख्यालय आपका देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की बात करेंगे तो आपका जो है जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उससे पहले ही हुआ था 1932 में, जो आज तक कार्यरत हैं। यहाँ पे जो है ऑफिसरों लोगों का ट्रेनिंग दिया जाता है आपका देहरादून में। अगर आप UPSC पास करेंगे तो एक आपका लवसना है, इसमें आपको जाना पड़ता है, तो उसी प्रकार का ये मिलिट्री में समझ लीजिए। इनके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका जो है देहरादून के अंदर ही स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कितने साल के बाद आती है, तो आप बताओगे ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार आती है। पिछला आपका 21 में आया था, अभी 23 में आने ही वाला होगा, रास्ते के अंदर है। इसके अलावा देहरादून में के जो आपकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और दूसरी राजधानी भी उत्तराखंड की है गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और देहरादून अपने आप में सबसे बड़ा दून है इंडिया का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब दून क्या होता है, दोआब क्या होता है, मैं एक दिन आपसे अलग से क्लास जब ज्योग्राफी का पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे, देखिए इस क्वेश्चन में जो है अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर आएंगे होंगे, हल्के में जिन्होंने भी लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय भी भारत जो है उसमें मिले रहे थे, है ना। तो स्थापना के पूर्व भी कुछ बात हुआ होगा। आप घर बनाओगे तो पहले चर्च विमर्श तो करोगे ना भाई, कि घर की दरवाजा किधर होनी चाहिए, पूजा का घर किधर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब चर्च विमर्श हो रहा था तो उसमें भी भारत शरीक थे। लेकिन आधिकारिक रूप से जब UNO का गठन हो गया तो उसके बाद जब दर्जा पे हस्ताक्षर हुआ, है ना, कि भाई आपको जो है दर्जा दे दिया गया है, तो ये डेट अलग है। लेकिन जब शरीक हुए थे तो वो डेट अलग है। तो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पुष्टि के बाद भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य बना था। अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ये 5 सदस्य देश हैं जो परमानेंट सदस्य हैं आपका, अस्थायी सदस्य हैं आपका किसके अंदर, UNA के अंदर। ठीक है भाई। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों को जो है 2 साल के लिए चुना जाता है। अभी भारत जो है आपका 31 दिसंबर 2022 की इसकी जो है अस्थायी वाली अध्यक्षता समाप्त हो गई, तो वर्तमान में भारत इसके अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सदस्य हैं, है ना। सदस्य होना एक अलग बात है, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाना एक अलग बात है, और परमानेंट अध्यक्ष तो उसकी बात ही अलग है, जो 5 है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। ठीक है भाई। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश में शामिल होने थे इसकी जो कोडिंग भारत राष्ट्र संघ ने जो है आपका 26 जून 1945 को ही टच में था। मतलब जब आपका 24 अक्टूबर 1945 को आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो इससे पहले ही जो है आपका भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विचार विमर्श हो रहे थे 26 जून 1945 से ही टच में थे, है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का वरदान कहा जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इस प्रकार की संस्था को जो है बसाया गया, जो लगभग पूरे दुनिया पे कंट्रोल करता है ना। जैसे आप आपराधिक मामले को पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सा है, तो इंटरपोल है ना, इंटरपोल, है ना, आपराधिक मामले की सुनवाई करता है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सभी तरह की जो है बातों को सुनते हैं और ये पूरे दुनिया का रक्षक है ना। इनके अलावा पूरे दुनिया मतलब भाई यहाँ पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मांड में मत चला जाना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी शाखा का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक ऐसी शाखा है जिसका मुख्यालय द हेग में है, द हेग, है ना, द हेग में है। ये कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना वो द हेग में है। मैं इसे करेक्शन कर दूंगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा निम्नलिखित में से फलीदार पौधे का उदाहरण आपसे पूछ लिया। अच्छा, एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा कौन से हैं, तो आप लोग बताइएगा इंग्लिश और फ्रेंच जो है, माफ कीजिएगा, ये कार्यकारी भाषा है। इसमें अभी कार्यों का निष्पादन करते हैं UNO, ठीक है। लेकिन आधिकारिक भाषा और भी है, अरबी भी है, स्पेनिश भी है, रशियन भी है ना। तो ये जो है आधिकारिक मतलब लिया गया है, लेकिन अभी कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जो अभी कार्य का निष्पादन हो रहा है ये अंग्रेजी और फ्रेंच में हो रहा है। इसी प्रकार से समझिए जैसे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपको अर्जी अंग्रेजी में देना होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से फलीदार पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन में सिंगदाना दिया गया था, ग्राउंडनट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो मूंगफली होती है उसे सिंगदाना बोला जाता है, तो हमने भी यहाँ सिंगदाना ही लिख दिया है, अगर आप लोग नहीं समझे तो, है ना भाई, सिंगदाना। अच्छा, महाराष्ट्र के जो एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, इसे पीठ कहते हैं, ठीक है, पीठ कहते हैं। किस चीज को भाई, पीठ किस चीज को कहते हैं, जो अपन गांव घर में आटा कहते हैं ना, आटा, है ना, आटा, चावल गेहूं किसी चीज की हो सकती है, तो इसे महाराष्ट्र में पीठ कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
फलीदार पौधे का उदाहरण मटर चना भी होते हैं। फलीदार पौधा या दलहनी वाला जो पौधा होते हैं उसके जड़ में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह, नाइट्रोमोनास वगैरह, ये पाए जाते हैं, जो क्या करता है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पेड़ पौधे नाइट्रोजन का जो स्रवण करते हैं कैसे करते हैं, तो आप बताइएगा नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ये बात भी आपके कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ, ये ऐसा नहीं पूछा था कि गुलाम वंश की स्थापना को मैच करना था आपको, और भी वंश दिए गए होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ गुलाम वंश प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं गुलाम वंश को आधार बनाया हूँ। एक आध क्वेश्चन तो लैंग्वेज डिफरेंस रहेगा ही दादा, है ना। मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सही जो है कंटेंट दूं और सही उसका जो है एक्सप्लेनेशन दूं, ताकि एक बार अगर आप सुन लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो आंख मूंद के बताइए दादा, इसी पे फोकस कर रहा हूँ, है ना। और अपने हिसाब से पूरा देने की कोशिश करता हूँ, बाद बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और अधिकांश बच्चे जो है पेन खटखटा के दांत से आ गए, है ना, कि ममलूक वंश कौन सा वंश हो गया भाई, है ना। ये इधर खोज रहे थे, ये सल्तनत काल की वंश है ना। इसके संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम हुआ करता था, बाद में जो है उनको घृणा होने लगा इन सब चीजों से, तो बाद में अच्छा शासक बनने की प्रयत्न किया, लेकिन तुरंत ही चल बसे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो चौगान खेल रहे थे भाई साहब, तो घोड़ा से गिर गए, और उसी घोड़ा से गिरने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार की नींव रखवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव रखवाना और बनाने में दोनों में फर्क है ना। जैसे अब मैंने नींव रखा और मेरा भाई ने घर बनाया, तो किसका नाम होगा, नाम तो मेरा भी होगा, लेकिन बनाने का श्रेय जो है उनको दिया जाएगा, और मेरा श्रेय जाएगा कि नींव रखा था। तो कुतुब मीनार का जो नींव रखने का काम है, क्योंकि ये बीचे में चल बसे, है ना, तो बाद में कौन पूर्ण करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। अब इल्तुतमिश कौन है भाई, तो ये रजिया का पप्पा है और नसरुद्दीन मोहम्मद के भाई पप्पा हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी दल का गठन किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जीतल और टका नामक सिक्के चलाए थे, ये इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जीतल किस चीज़ का बना हुआ था, तो आप कहोगे जी कॉपर का, और टका बना था एर्जेंटम यानी चांदी का। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कार्यपालिका का जो वास्तविक यूटिलाइज है, जो उपयोग करते हैं, कौन करते हैं, तो आप कहोगे जी पीएम करते हैं। लेकिन कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो अगर खाली कार्यपालिका का प्रधान पूछे तो प्रेसिडेंट, लेकिन वास्तविक लगा के इंफेसाइज कर दिया तो आप क्या करोगे, फिर पीएम आंसर मारना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज वाश करके रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि आदिनाथ या ऋषभदेव है। लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मैं लगा दूं इसी लफ्ज में, तो आपको फिर भगवान महावीर आंसर मारना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और भी गिना दूंगा। इनके अलावा गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन हुए, बलबन। बलबन जो है ये काफी अच्छे शासक हुए गुलाम वंश में। इन्होंने राजाओं की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। आपने सिजदा और पैबोस का नाम सुना होगा, जो आपका घुटना टेक के जो है माथा टेकना पड़ता था। तो ये सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है, इन्होंने बलबन ने ही चलवाया था, जो इनके कोर्ट में लागू होते थे, ठीक है। इनके अलावा ये इसलिए चलाता था कि भाई लोग जो है अपनी ये न भूले कि राजा जो है हमारे सामने छोटा है, तो अमीरों पर ये ज्यादा लागू करता था। अमीरों को जो है अपनी श्रेष्ठता साबित करते थे अमीरों के सामने, बलबन, ठीक है। बलबन ने नवरोज त्योहार की स्थापना करवाया। नवरोज जो है ये पारसी धर्म का त्योहार है, जिन्होंने बलबन ने चलवाया था। इसके अलावा सायरा बानो का आपसे केस पूछ लिया है कि किससे रिलेटेड था, तो सायरा बानो का केस जो है ये 3 तलाक से रिलेटेड था। हालांकि ये सायरा बानो ही नहीं, ये तो नाम जो बढ़ चढ़ के जो आप जैसे पिटीशन दोगे तो आपका ही नाम होगा। बाद बाकी इसमें बहुत सारे लोग इंडल्ज थे, तो ये 3 तलाक से भी संबंधित है सायरा बानो का केस। अब लोग बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। सायरा बानो की केस की सुनवाई 5 सदस्यीय एक बेंच ने किया था, है ना। इस बेंच में 3-2 के अनुपात में जो है रिजल्ट आई, तो 3 वाले का पलड़ा भारी रहेगा, तो 3 वाले का पलड़ा जो है सायरा बानो के पक्ष में गया था। इसके अलावा पिट्ठा झारखंड में क्या है, मैं बताया ना, ये खान पान और जो भी ट्रेडिशनल चीज है इनसे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ईपीएफओ के अंदर। तो पिट्ठा झारखंड में एक खाद्य पदार्थ होता है। अब कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पिट्ठा जो है झारखंड का एक खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा झारखंड का एक सोहराई खोबर पेंटिंग भी है, चूंकि जीआई टैग इसे भी मिल चुका है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड, और मिथिला पेंटिंग बिहार को भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र
महाराष्ट्र को भी नहीं भूलिएगा, रंगोली पेंटिंग महाराष्ट्र को भी नहीं भूलिएगा, भित्ति चित्र उड़ीसा को भी नहीं भूलिएगा। तो ये सब एक की बात में ध्यान रख लीजिएगा, एक जैसा चीज़ को एक जगह रखिएगा, काफ़ी दिन तक रहेगा। इसके अलावा ठेकुआ, ये ठेकुआ जो है ये बिहार में बनाया जाता है, इस प्रकार के होते हैं ठेकुआ, है ना, ये बिहार में बनाया जाता है ठेकुआ, है ना, इस प्रकार से इस पे फूल भी बने रहते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ है जो छठ पर्व के अवसर पे बनाया जाता है। ये मीठा पकवान है जो गुड़ में बनाया जाता है, गुड़ समझते हैं ना, जो खाने वाला होता है आपका गन्ना का बनता है। इसके अलावा गुज्जर गुजरात के संबंध में क्या है, तो भाई मेरे हिसाब से तो गुज्जर एक जाति है ना। गुजरात में जो नागभट्ट प्रथम था, ये गुज्जर प्रतिहार वंश के ही तो शासक थे, तो इनके तो शासन व्यवस्था जो है गुजरात तक भी फैला था, है ना। तो बाद में जो है गुज्जर प्रतिहार वंश के नाम पे ही शायद इनका नाम गुजरात रहा है। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग मुझे ऑप्शन जरा बताएंगे कि गुज्जर में और क्या था, या फिर गुर्जरी था, गुज्जर था या फिर गुर्जरी था। गुर्जरी होगा तो मामला बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर गुज्जर है तो फिर जाति हो जाएगा, ठीक है भाई। गुज्जर समुदाय गुजरात के अलावा राजस्थान में भी आपसे पाया जाता है। बैसला साहब का नाम आपने सुना होगा, गुज्जर समुदाय के लिए तत्पर रहे थे। इनके अलावा बैसला मतलब एक आदमी का नाम था, करोड़ी सिंह बैसला नाम था, है ना, हाँ करोड़ी सिंह ही बैसला था। इसके अलावा गुजरात में पालिताना का जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात, अनुसंधान केंद्र, नमक अनुसंधान केंद्र, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये सभी के सभी तमाम चीज़ें जो है आपकी गुजरात के अंदर ही स्थित है, ठीक है भाई। मोढेरा एक ऐसा गाँव इंडिया का बना है जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है, यानी 24 घंटा सौर ऊर्जा से जो है ये गाँव संचालित होते हैं। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में स्थित है। इसके मूर्तिकार राम सुतार है, मैंने आपसे पूछ भी लिया था। इसके अलावा जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। पंजाब को कुल कितने डिवीजन में बांटा गया है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो पंजाब को 3 डिवीजन में बांटा गया है ना, 3 डिवीजन में। ये 3 डिवीजन मालवा, माझा और दोआबा है, ठीक है। तो ये पंजाब को 3 डिवीजन में ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत सिंह मान है, जो आपका किस पार्टी के हैं, तो आम आदमी पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी हो चुका है, नेशनल लेवल का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाने हेतु पहला कदम किसने उठाया, तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही कमेटी को बैठाया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है कमेटी बनाने हेतु इन्होंने ही जो है निर्माण करवाया था। तो मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन में होंगे और यही राइट आंसर होंगे। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश के जो स्थानीय लोग थे, है ना, वो भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था ओरिजिनली, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा शक है। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने बच्चे ने लिखा है कि किसने फास्ट मूव किया आंध्र प्रदेश को अलग बनाने के लिए, ऐसा कुछ लिखे हैं। इसके अलावा शांति में नोबेल पुरस्कार आपसे पूछ लिया गया है। बहरहाल हम यहाँ पे इमेज दिखाएंगे आपको। बिलियात्स्की को दिया गया था, लेबर्टीज को दिया गया था, है ना, 2 संस्था और एक बिलियात्स्की को दिया गया था। दिन में भी ये बात कर लिए थे हम। फिलहाल मैं फिर से नोबेल पुरस्कार को थोड़ा सा वास कर दूं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर स्टैटिक्स फॉर्म में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है तो आपको एक भी नहीं छूटना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। 1901 के अंदर ही डिगबोई में भारत में पहली बार तेल पेट्रोलियम की खोज हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब चालू हुआ तब 5 क्षेत्र में, बाद में 1968 के पेशकश 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया गया, तब से लेकर आज तक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल के जो 5 क्षेत्र है वहां की पुरस्कार स्वीडन के सरकार देती है, लेकिन शांति की जो पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल के जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है स्वीडन की सेंट्रल बैंक यानी स्वीडन की केंद्रीय बैंक के द्वारा स्थापना किया गया था। इसके अलावा भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गीतांजलि के राइट के लिए इन्हें दिया गया था। बाद में फिर 1930 में सीवी रमन साहब को दिया गया। 1969 में हरगोविंद खुराना को डीएनए के संश्लेषण करने के लिए दिया गया। फिर चंद्रशेखर साहब को दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, वेंकट रमन साहब को दिया गया, बनर्जी साहब को दिया गया, है ना। तो ये सब जो है भारत के नोबेल लॉरिएट है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब बात आता है करेंट वाला, तो यहाँ पे मैंने 3 ही बताया। एक तो पीस का आपका पूछेगा, लिटरेचर का और आपका चिकित्सा का पूछेगा। लिटरेचर का यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो ये आपका मेमोरियल को दिया गया है, सिविल लिबर्टीज को दिया गया है और एलियन बिलियात्स्की को दिया गया है। लिटरेचर में, है ना, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है और चिकित्सा में स्वांतो पावो को दिया गया है। पहले वाले शिफ्ट में केमिस्ट्री का नोबेल पूछा गया था, ये तीनों चेहरा दिया गया था और एक अन्य दिए गए थे, तो आपको चुनना था कि किसको केमिस्ट्री का नहीं मिला है। तो नोबेल पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिएगा एक बार अगर एग्जाम देने वाले हैं तो। इसके अलावा
आपसे पूछा गया है कि पैरा स्विमिंग के अंदर अर्जुन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पाटिल साहब को दिए गए हैं, आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना। ऐसे अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए जो है 25 खिलाड़ी को दिया गया है। तो ये 25 को थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखें, जो ज़्यादा नामचीन चेहरा नहीं हो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत फेमस लोग का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। श्री सुजा अकुला टेबल टेनिस में दिया गया है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्हें दिया गया है। श्री अंशु कुश्ती से, इसके अलावा सुश्री सरिता कुश्ती से, श्री प्रवीण वुसु से। वुसु खेल होता है एक, और विशु त्योहार होता है केरल का। इसके अलावा एक मलखंभ भी खेल होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश वगैरह में काफी होते हैं। सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन से। श्री तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन में ही मिला है। श्री स्वप्नल संजय पाटिल साहब को जो है पैरा तैराकी में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका डिफ वाला जो आपका डिफ बैडमिंटन है उसमें आपको मिला है श्री जर्लिन अनिका जे को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में होती है। 2022 में यह 25 खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। अब जो है ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पे मिलते हैं। तो 2022 के लिए शरद कमल को इकलौता खिलाड़ी को दिया गया है जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2023 में 4 पदक जीत लिए थे इकलौते। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल की पुरस्कार है इंडिया के अंदर। ये आपको सिर्फ कोच को दिया जाता है, 1985 से स्टार्ट हुआ था। और एक याद रखिएगा, जो जवाहर लाड है उनको दिया गया है क्रिकेट के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस वाला जो रोहित शर्मा के कभी कोच रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन झील से आया है, लेकिन उसका आंसर डायरेक्ट बच्चे ने बताया है कि सुपीरियर झील आंसर था। देखिए सुपीरियर झील जो है ये ताजे पानी का झील है ना। बाद बाकी जो आपका कैस्पियन सागर वगैरह हैं ये खारे पानी का झील है। कैस्पियन सागर दुनिया में सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की झील नहीं है, तो आपका सुपीरियर झील हो जाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ताजे पानी का झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील हो जाएगा। इंडिया में भी जो लगून झील है ये खारे पानी का झील आपका चिल्का है, लगून भी है और खारे पानी का झील भी है। इंडिया में ताजे पानी का झील जो है बुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इंडिया में सबसे बड़ा झील जो है बेम्बनादन झील है, जो आपका केरल के अंदर स्थित है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। बाद में कि हुसैन सागर झील हो गया आपका आंध्र प्रदेश वगैरह में, पुलिकट झील है। इसके अलावा लोकटक झील मणिपुर में है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से कुछ झील है ना। सांभर झील राजस्थान में है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। बुल्ढाना झील महाराष्ट्र में है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा इंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं थर्म के रिलेशन में, यानी हीट के रिलेशन में। इसके अलावा ऑक्सीकरण और आपका अवकरण भी रिएक्शन होता है ना। उदासीन अभिक्रिया भी होता है ना। इंटरचेंज वाला अभिक्रिया भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको सबकी फार्मूला अगर याद है तो आप इजी वे में डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है इसे इंडोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें उष्मा निकलती है इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख लिया हूँ ताकि मैं आपको बढ़िया से समझा सकूँ। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट डालेंगे, गर्म करेंगे, यानी संगमरमर वगैरह को कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं, या फिर ऐसे आप पत्थर भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्बल कह देते हैं, है ना। तो ये इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी चूना बन जाता है ना। और CO2 गैस आपका मुक्त होता है। तो ये समीकरण भी आपके लिए काफी काम के हैं समझने के लिए, कि जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसे जिंदा चूना कहते हैं, कली चूना कहते हैं, या फिर जिंदा चूना कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, जब इसको आप जल के साथ प्रतिक्रिया कराओगे तो आप देखोगे कि हीट निकलता है। ये तो सभी किए होंगे गाँव घर में। जब दिवाली आती है और जब पहले हमारे पास मिट्टी का घर होता था तो उसे चूना से चुनटते थे ताकि जो है लाइट करे, है ना भाई। उसमें नील भी डालते थे हम लोग, है ना। तो चूना से जो चुनटते थे, तो जब चूना को पानी में डाला जाता था तो खौलने लगता था पानी से। क्या हो रही थी, इरेक्शन हो रही थी, और क्या होती है, हीट जो है, हीट बाहर निकल रही थी, हीट जो है ये बाहर निकल रही थी, ठीक है। और जल तो आप सभी समझते हैं। और कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये जिंदा चूना होता है। जब इसमें डालेंगे तो बाल्टी गर्म हो जाती थी और क्या बनता था, प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता था, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। आपने वेल्डिंग वाली मशीन के बाहर फेंका हुआ देखा होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, बुझा हुआ चूना ही है, ठीक है। जब फेंक देते हैं बाहर जो आपका नीचे सिट्ठी बच जाता है। इसके अलावा बाइनरी सिस्टम, अब कंप्यूटर से कुछ प्रश्न है, वैसे तो 7-8 भेजे हैं, लेकिन 3-4 का लैंग्वेज ही क्लियर नहीं था तो मैंने नहीं लिया। बाइनरी सिस्टम किस पर काम करता है, तो बाइनरी सिस्टम जो है 0-1 पे काम करता है। लॉजिक पे आप जानते हैं 0-1 0-1 0-1 1 इस प्रकार से लिखा रहता है, ये कंप्यूटर पढ़ता है, इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि 4 बिट बराबर एक निवल होता है। ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आ जाता है। 4 बिट बराबर एक निवल, ठीक है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, है ना। इसके अलावा 1024 बाइट बराबर आपका जो होता है 1 KB होता
है। इसी प्रकार से 1024 के क्रम में चलेंगे, MB हो जाएगा, GB हो जाएगा, TB हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा एक कंप्यूटर का प्लॉटर, स्कैनर, इसमें आपको इनपुट आउटपुट पहचानना था। तो जो प्लॉटर है ना, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आता हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, तो एक ही बात मन में देहाती भाषा में याद रखिएगा, जिस चीज को हम कोई भी चीज देते हैं तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, और जिससे हम कोई चीज प्राप्त करते हैं ये हमारा आउटपुट डिवाइस। अभी मॉनिटर को मैं ले लूँ तो मॉनिटर को आप कुछ देते हो थोड़ी हो, सिर्फ पिक्चर देखते हो या फिर कोई फाइल वगैरह देखते हो, तो ये क्या है, आउटपुट है भाई, है ना। लेकिन कीबोर्ड जो है टक टक, इसमें मैं क्या देता हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जनरली बच्चे हर चीज से जो है तो मतलब परिचित पहले रहते नहीं है। तो अभी प्लॉटर अगर मेरे सामने आ जाए तो पहले अगर मान लीजिए आ जाता, अगर मैं भी पढ़ रहा होता तो मान लो कि प्लेटर आ जाता, है ना, तो अगर हो सकता है कि मैं इसको नहीं जान रहा होता कि प्लॉटर क्या होती है। तो पहले तो इन सब चीज़ों की थोड़ा सा कंप्यूटर में रुचि लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए कोई भी एक अच्छा किताब से, है ना। इसके अलावा जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मैंने बात कहा, जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो ना, सभी हार्डवेयर है। अगर आप हाथ से टच नहीं कर सकते हो, मुझे MS वर्ड को कोई टच करके बता दे, है ना, तो ये सब जो है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो ये बात जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, ऑप्शन में MS वर्ड दिया था। ये MS वर्ड जो है आपका वर्ड प्रोसेसर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। हम मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं आएगा, आ पाएगा, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, कल आएगा प्रैक्टिस सेट का वीडियो, अभी शाम के समय, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में, तब तक के लिए जय हिंद।